ये नहीं कहेगा एडिशन करके दिखाओ, सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, सब्ट्रैक्शन में नहीं आता, ओनली एडिशन में आता है। ठीक है, जो मैंने शीट में लिख के दिया एज इट इज आएगा। ये शीट तो मैं फिर कह रहा हूं अपने मन से बनाई है, ये कोई किताब में लिखी हुई शीट थोड़ी ना है। ये तो बस मैं आपको रूल बताना चाहता हूं कि कैसे लिए नेगेटिव वेक्टर, कैसे रिजल्टेंट लगाने होते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एज सच ये थ्योरी का पार्ट नहीं है। नहीं चाहिए, निकाल सकते हैं, चाहिए नहीं। मैं कह रहा हूं ना, ये तो मैंने अपने मन से बनाए हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, निकाल सकते हैं वैसे। देखो, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड एंड शीट नंबर 18 का प्रिंट आउट लें, बाकी सबको मिल गई। अब जो मैं करवाने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अगर आपने मिस किया तो आप ये लगाओ कि प्रोजेक्टाइल का चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है और फोर्स का चैप्टर है और पूरी फिजिक्स है, वो कैलकुलस वाला हाल है इसका। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो हर किसी को आना ही चाहिए। तो मैं आराम से इस टॉपिक को अभी शुरू करूंगा और रेजोल्यूशन के का कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। क्या है रेजोल्यूशन? थोड़ी सी सिर्फ 3-4 मिनट की पेशेंस रखनी पड़ेगी। चैप्टर को खोल लेना अपनी तरफ से, प्लीज चलने दें। सेकंड पेज जैसी शुरू होगा अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ देना इनटू 2 और मोर वेक्टर। ये स्टेटमेंट सुनते ही मेरे माइंड में आ रहा है वेक्टर को तोड़ देना, मतलब ये क्या, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना या डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर, समझ में नहीं आया। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट तो मैं ये डेफिनेशन आगे पढ़ू ही ना, तो समझ में नहीं आ रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर क्या है। तो जब हम अभी एंड ऑफ लेक्चर जब करेंगे, इस डेफिनेशन से एंड करेंगे, डेफिनेशन एंड में पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा डेफिनेशन क्या है। पूरा प्रोसेस समझाने के बाद जब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो बस फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये था ये, फिर आप खुद भी बना लेना चाहें। ठीक, तो डेफिनेशन एंड में हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट है ये, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए सपोज देयर इज अ वेक्टर p वेक्टर, देयर इज अ वेक्टर p वेक्टर। p वेक्टर x एक्सिस के साथ लेटर सपोज एंगल बना रहा है थीटा, और ये आपका y एक्सिस है, तो p वेक्टर xy प्लेन में है। ठीक, मेरा क्वेश्चन है कि इस p वेक्टर को 2 हिस्सों में मैं तोड़ना चाहता हूं, और जो 2 नए हिस्से निकल के आएंगे वो वेक्टर ही निकल के आते हैं, और उन वेक्टर को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जो 2 हिस्से हैं उनको हिस्से नहीं बोलते, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो मैं इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बनाने वाला हूं, और कंपोनेंट जो बनते हैं वो x और y एक्सिस के अलोंग बनते हैं। जैसे इस p वेक्टर का एक कंपोनेंट x पे बनेगा और p वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट y पे बनेगा। वो कैसे बनेगा, उसका स्टाइल ये है कि आप p वेक्टर के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कुछ ऐसे कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहां से एक वेक्टर यहां तक लेके आए, ये एक नया वेक्टर आया, इसका नाम है px वेक्टर। px वेक्टर का मतलब कि p का कंपोनेंट आया अलोंग x एक्सिस, यही स्टाइल है इसको ड्रॉ करने का, ड्रॉ परपेंडिकुलर, जो वेक्टर निकल के आएगा वो px वेक्टर। और y एक्सिस पे अगर आपको इसका कंपोनेंट निकालना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, और ये क्या बनेगा, p y वेक्टर। तो मैंने p वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बनाए। कैसे बनाए, बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर। 2 कंपोनेंट्स निकले, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग, और ये 2 कंपोनेंट्स का नाम मैंने दिया px वेक्टर एंड py वेक्टर। और मैंने आपसे ये पूछा कि px वेक्टर py वेक्टर कहां से आए। आपने बोला ये p वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, p वेक्टर को तोड़ा तो px और py बन गया। मैंने कहा ये क्या बात बनी, समझ में नहीं आया। तो इसको समझाने का उल्टा कॉन्सेप्ट समझे, अब ज्यादा समझ में आएगा। मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, गिवन 2 वेक्टर्स px वेक्टर एंड py वेक्टर गिवन, बोथ आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री x और y एक्सिस गिवन। मैं चाहता हूं कि आप इसका रिजल्टेंट निकाल लें। तो मुझे यह पता है कि अगर मैं आपको ये 2 वेक्टर दूं अलग से
और ये बोलो इनका रिजल्टेंट निकालने, तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट निकालने का वही काम करता है। तो आप क्या ड्रॉ करेंगे इसमें, पैरेललोग्राम, ये ड्रॉ कर दिया, और ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट, ऐसे ही होगा। और रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर, और जिसका नाम है पी वेक्टर। तो उल्टा काम हो गया। हम अभी तक क्या कर रहे थे, गिवन टू वेक्टर पी एक्स वेक्टर पी वाई वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट पी वेक्टर, सिंपल, या आर वेक्टर। अब उल्टा काम हो रहा है, गिवन रिजल्टेंट पी वेक्टर या आर वेक्टर रिजल्टेंट है, फाइंड पी एक्स वेक्टर एंड पी वाई वेक्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? दो वेक्टर गिवन है, रिजल्टेंट निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्टेंट गिवन है, दो वेक्टर निकलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब उल्टा काम करना है। तो कुछ समझ में आया क्या होने जा रहा है इस टॉपिक में, कैसे करना है उसका स्टाइल देखो। अब तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, कि दो वेक्टर गिवन है, रिजल्टेंट नहीं निकलेगा, रिजल्टेंट गिवन है, उनमें से दो वेक्टर निकलेंगे, उल्टा काम चलेगा। अब ठीक, सपोज करो आपके पास पी वेक्टर है, पी वेक्टर है, और मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, दो शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वेक्टर का एक कंपोनेंट पी एक्स वेक्टर और ये वाला कंपोनेंट पी वाई वेक्टर। डन, समझ में आ गया? तो अगर मैं ये पूछूं इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ वैल्यू, वेक्टर हटा दोगे तो सिर्फ पी एक्स बोलोगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है पी, वेक्टर हटा दो ओनली लेंथ पी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है पी वाई। इस ट्राइंगल में cos थीटा किसके इक्वल है, दिस पी एक्स डिवाइडेड बाय पी, तो पी एक्स किसके इक्वल है, पी cos थीटा। क्लियर है यहां तक? इस ट्राइंगल में इसकी लेंथ पी एक्स है, इसकी लेंथ पी है, cos थीटा इज पी एक्स अपॉन पी, पी एक्स इज पी cos थीटा। इसी ट्राइंगल में अगर ये लेंथ पी वाई है तो ये लेंथ भी पी वाई रेक्टेंगल है, साइन थीटा इज पी वाई डिवाइडेड बाई पी, साइन थीटा इज पी वाई डिवाइडेड बाई पी, पी वाई इज पी साइन थीटा। तो मैं पी की फॉर्म में इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकाल सकता हूं, राइट। और वेक्टर फॉर्म में मुझे समझ में आता है कि पी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ पी एक्स वेक्टर एंड पी वाई वेक्टर। तो आई कैन राइट फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम यही बोलता है कि ये दो वेक्टर का सम डायगोनल के इक्वल होगा। मैं एक काम करने वाला हूं, ये स्टेटमेंट मैंने बोल दी, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वेक्टर, पी एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मैं दो चीजें मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, एक वैल्यू और एक डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू अलग से मैंने निकाल ली, कितनी, पी cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए मैंने लिख दिया इसकी डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? अगर मैं ये नहीं लिखता और सिर्फ पी cos थीटा लिखता हूं तो गलत है, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है, डायरेक्शन मेंशन करनी जरूरी है। कोई डाउट इसमें? तो पी एक्स वेक्टर की वैल्यू अलग से निकल गई ज्योमेट्री से, ट्राइंगल से, पी cos थीटा, और डायरेक्शन कहां, एक्स एक्सिस। अब पी वाई वेक्टर की वैल्यू पुट करें, पी वाई वेक्टर में वैल्यू भी पुट करनी और डायरेक्शन भी। पी वाई वेक्टर की वैल्यू बोलो कितनी है, पी साइन थीटा, और डायरेक्शन कहां है, अलोंग वाई एक्सिस। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इसे, पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट पी cos थीटा जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा जिसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस। कोई डाउट इसमें? इस इक्वेशन को यहीं रोक लो, मैं 2 मिनट बाद वापस आऊंगा इस इक्वेशन पे। डाउट बोलो। नहीं, ये देखो, लिखो यहां पी वाई है ना, अपने कॉपी में लिखो ये पी वाई है, रेक्टेंगल है ना, अगर ये लेंथ पी वाई है तो ये लेंथ भी पी वाई है। तो देख इस ट्राइंगल में क्या आएगा, बोल, साइन थीटा इज पी वाई डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, एक ही ट्राइंगल से दोनों निकाल लिए। ठीक है यहां तक? अब 2 मिनट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ी देर में यूज करेंगे। 3 टाइप के स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं वेक्टर्स में। हम फिजिक्स में 3 टाइप के स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है
जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है, इनके ऊपर क्या लगी होती है, कैप। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सिस तो बहुत लंबा है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो ये शो करता है कि डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, उस स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का नाम होता है आई कैप। ये स्टैंडर्ड है आई कैप। आई कैप का मतलब डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड आई कैप का कितना है 1। और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं, जे कैप। जेड एक्सिस को के कैप, चेंज नहीं करना, आई जे के स्टैंडर्ड है। एक्स एक्सिस के अलोंग इमेजिन करो एक यूनिट वेक्टर है जो ये शो करता है कि ये एक्स के अलोंग है और इसकी वैल्यू 1 है, वो आई कैप है। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप है। जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड कैप है। यूज कैसे करना है अभी बताता हूं। आई जे के में एंगल हमेशा 90 ही होगा। इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब आपस में एंगल 90। मैग्नीट्यूड आई का, जे का और के का मॉड लगा के ओनली वैल्यू क्या आएगी तीनों की 1। इसकी यूज कैसे करना है ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको एक न्यूमेरिकल में गिवन है कि कोई ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 है। वेक्टर है तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10 है, जिसकी डायरेक्शन कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर लगा हुआ है तो वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों मेंशन करनी है। तो ए वेक्टर इज 10 अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम इसको इजी बनाने के लिए, इतना लंबा कौन लिखेगा अलोंग एक्स एक्सिस, इसके पीछे क्या लगा देंगे, आई कैप, क्योंकि आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू चेंज हो गई, नहीं हो सकती। 10 आई कैप का मतलब है वैल्यू इज 10, डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक काम करते हैं, इसका मॉड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 10 का मैग्नीट्यूड 10, आई कैप का मैग्नीट्यूड इज 1। 10 इंटू 1 इज 10। देखो ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, आई कैप लगने में ए की वैल्यू की कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमें यह पता लग गया कि इसकी डायरेक्शन कहां है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आज के बाद जहां जहां अलोंग एक्स एक्सिस है मैं लिखना बंद कर रहा हूं। आज के बाद पीछे क्या लग जाएगा, आई कैप। आसान हो गया काम। उसी तरीके से अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर जिसकी वैल्यू 10 इज अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, 10 जे कैप, राइट, 10 जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे 10 का तो 10, जे कैप का 1, आंसर में कोई फर्क नहीं। ऐसी अगर लिखना हो 10 अलोंग जेड एक्सिस तो क्या लिखेंगे, 10 के कैप। तो पॉइंट समझ में आ गया। अब वापस अपने पी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पी वेक्टर क्या था, पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस प्लस पी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। लिखना बंद करो अलोंग एक्स और अलोंग वाई, वो तो मेरी मजबूरी थी, अभी तक ये लिखी जा रहा हूं, आज के बाद बंद। मैं लिखूंगा ही नहीं अलोंग एक्स एक्सिस, सीधा क्या लिखूंगा, पी कॉस थीटा के पीछे आई कैप, पी साइन थीटा के पीछे। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है। तो इसको पढ़ना कैसे है, अब पढ़ना कैसे है कि P वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स। P वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स, वन P cos थीटा विच इज अलोंग x एक्सिस, अदर P sin थीटा विच इज अलोंग y एक्सिस। पढ़ना आ गया यहां तक, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से न्यूमेरिकल में ऐसे आएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब P वेक्टर इज अ वेक्टर which has two components. First of magnitude 3 along x-axis, second of magnitude 4 along y-axis, and both are perpendicular to, क्योंकि I और J आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो आप देख सकते हो। अब इसके अंदर इस चीज को अगर डायग्राम में ड्रॉ करना हो, स्टेटमेंट में ये है, किसी को डायग्राम से समझाना हो कि P वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, 3 along x-axis, 4 along y एक्सिस। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अगर कोई कहे मेरे को अब एक काम कर, P वेक्टर तेरे पास है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, मेरे को बता रिजल्टेंट क्या होगा P का, ये रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दो वेक्टर को ऐड करना है, तो इनमें एंगल कितने हैं, 90। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90। ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5। कोई कहेगा पाइथागोरस लगा दें, लगा दो, ये 3 है ये 4 है तो सीधा ये 5 ही तो आएगा। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक कि अब कैसी लैंग्वेज यूज होने वाली है इसमें।
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, पूछो पूछो पूछ। नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं ना, ओनली वैल्यू पूछ रहा हूं। नहीं, वैल्यू पूछ रहा हूं तो क्यों लिखूंगा? वैल्यू का मतलब नंबर, डायरेक्शन तो ना पूछ रहा हूं आई जे के। डायरेक्शन पूछूंगा क्यों? पी वेक्टर की डायरेक्शन दे तो दी आई और जे, कि पी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक एक्स के अलॉन्ग है, एक वाई के अलॉन्ग है, पी वेक्टर कंप्लीट हो रहा। तो पी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक, हाँ जी, क्लियर है यहां तक? समझ क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब सेम चीज है, जैसे अगर आपको क्या गिवन है, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा आई कैप और पी साइन थीटा जे कैप। आप समझ सकते हो कि पी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, पी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं कहूं इसका रिजल्टेंट निकालो, अब रिजल्टेंट क्या होगा? पी कॉस थीटा का स्क्वायर पी साइन थीटा का स्क्वायर 2 इंटू पी कॉस थीटा इंटू पी साइन थीटा, और एंगल इन दो वेक्टर में कितना है? 90। ये टर्म जीरो हो जाएगी। पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। आंसर फिर से क्या आ जाएगा? पी। पता ही था आंसर पी आएगा, सिर्फ वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मतलब ये थ्योरी की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल ज्यादा समझ में आ रहा होगा। 5 वाला पॉइंट समझ में आया यहां तक? जैसे आपको एक वेक्टर गिवन है 5, और सॉरी एक वेक्टर गिवन है p जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। मेरा क्वेश्चन है इसके दो कंपोनेंट निकालो, एक x के अलॉन्ग और एक y के अलॉन्ग। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है और मेरे से इसकी लेंथ पूछ रहा है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितनी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, px कितना है, तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos 60 क्या होगा? px डिवाइडेड बाय 5। cos 60 px अपॉन 5, तो px क्या आएगा? 5 cos 60। बाय ज्योमेट्री निकल जाएगा कि ट्राइंगल में ये लेंथ पता है, ये पता है, तो ये तो निकाल ही लोगे। तो cos 60 इज इक्वल टू px डिवाइडेड बाय कितना? 5। ठीक, तो यहां से px की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी में sin 60, अगर ये लेंथ py है तो लिख लो, ये भी, ये लेंथ भी py है, डायग्राम में लिख लो py है। अगर ये py है तो ये भी py है, राइट? तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी बोलो? py डिवाइडेड बाय कितना? 5। sin 60 इज py डिवाइडेड बाय 5, sin 60 p बाय 5, तो py क्या आएगा? 5 sin 60। तो px की वैल्यू कितनी आ गई? 5 cos 60। py की वैल्यू कितनी आ गई? 5 sin 60। क्या लिख लोगे ये वैल्यू? कोई डाउट इसमें? तो मतलब कि अगर मैं आपको एक नया क्वेश्चन बना के दूं कि मान लो ये फोर्स है f वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल 30 डिग्री है, क्या आप मुझे f ऑफ x और f ऑफ y का मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या होगा? पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, ट्राइंगल बनाओगे, वैसे ही करोगे जैसे करोगे, ऐसे करते हैं ना, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे। तो ये 10 है, ये लेंथ कितनी है? fx है, cos 60 इज fx अपॉन 10, ऐसे करोगे ना। cos ऑफ 30 सॉरी इज इक्वल टू fx डिवाइडेड बाय 10, तो f ऑफ x क्या आएगा? 10 cos ऑफ 30, ऐसे करोगे, राइट? ऐसे f ऑफ y निकलेगा, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, प्लीज ऐसा मत करना, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। एक लाइन में बस आंसर आएगा, कुछ नहीं करना, याद ही करना है। वो क्या कि ये अगर मान लो कोई भी आपको, मान लो ये 10 वैल्यू गिवन है, कुछ भी न्यूटन गिवन है f की वैल्यू, और आपको दो कंपोनेंट्स पूछे और आपको एंगल दे, याद रखना जिस भी लाइन के साथ ये एंगल गिवन है, इसके साथ गिवन है, ये कंपोनेंट हमेशा हमेशा कॉस का ही कंपोनेंट बनेगा, बात खत्म। और ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ एंगल नहीं बना हुआ, ये वाला कंपोनेंट हमेशा हमेशा क्या बनेगा? इसमें साइन का ही बनेगा, साइन ऑफ 30, बात खत्म। एंगल यही यूज होगा, f 10 cos 30 10 sin 30। शॉर्टकट लगाओ, ये देखो 5 गिवन है, ये वैल्यू 5 है, ये 60 डिग्री इसके साथ बना हुआ है, जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो cos कंपोनेंट होता है। जैसे 5 cos 60 5 sin 60, जब cos का पता लग गया दूसरा sin 60 हो जाएगा। शॉर्टकट क्लियर है यहां तक? जैसे आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा ये 10 न्यूटन की फोर्स है
और सपोज इस बार ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, कहेगा कंपोनेंट में डिवाइड करो, तो सीधा करना है 10, अब ये 60 है तो ये cos 60 और ये वाला 10 इंटू साइन 60 करना आ गया डिवाइड। कोई ज्योमेट्री नहीं करनी है, कर लेना ज्योमेट्री, कौन करेगा यार ये 60 cos 60 इज दिस बाय दिस, जरूरत क्या है। तो जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो cos, दूसरे वाला साइन, याद रहेगा शॉर्टकट। तो आज के बाद जैसे क्वेश्चन आएगा, एक बॉल को आपने फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 10, बॉल जब इस तरीके से फेंकी जाती है, आप नोट करना उसकी डायरेक्शन ऐसे जाती है पैराबोला की तरह, बॉल ऐसी जाती है ना, हवा में ऐसे गिरती है। बॉल इसका मतलब आगे भी जा रही है और बॉल अपनी हाइट भी अटेन कर रही है, तो बॉल ऐसी जा रही है ना, ऊपर जा रही है। क्यों? बॉल अपनी हाइट भी अटेन करती जा रही है और साथ में एक्स एक्सिस का डिस्टेंस भी अटेन करती जा रही है। तो बॉल के पास ना एक्चुअल में दो वेलोसिटीज होती हैं, एक वेलोसिटी जो उसको आगे लेके जा रही है और एक वेलोसिटी जो उसको ऊपर लेके जा रही है। तो क्वेश्चन है कि मैंने बॉल को 10 के साथ फेंका, बताओ इसको आगे कौन सी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेके जा रही है, या कौन सी वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है और कौन सी वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जा रही है। मतलब आपसे कंपोनेंट पूछ रहा है वो कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बताओ, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो 60 डिग्री के साथ वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, cos, 10 cos 60 वेलोसिटीज को x के अलोंग मिलेगी और 10 sin 60 वेलोसिटीज को y के अलोंग। तो सीधा लिख दोगे यहां पर cos एंड sin, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है। अब जैसे मैंने इसमें लिख दिया, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या आया 10 cos 60 और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या आया 10 sin 60। सॉल्व किया तो वैल्यूज आ गई। ठीक, क्वेश्चन रिवर्स पूछा जा सकता है, रिवर्स कि आपको मैं दो वेलोसिटी दे रहा हूं एक बॉल की, एक 5 अलोंग x एक्सिस और एक 5√3 अलोंग y एक्सिस। बोलो बॉल की नेट वेलोसिटी क्या है। अब मैं आपसे दो वेक्टर देके उसका रिजल्टेंट पूछ रहा हूं, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, पहले तो वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर में लिखेंगे, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसके दो कंपोनेंट है 5 अलोंग x एक्सिस, 5√3 अलोंग y एक्सिस, ये लिखना आ गया। फिर वो इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेगा, दो टाइप की प्रॉब्लम पूछ सकता है, आपको दो वैल्यू देगा, कहेगा वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये वेक्टर फॉर्म है, लिख दिया, मतलब कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ, लिख दिया। फिर कहेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट में 5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5√3, इन दोनों में एंगल कितना है वेक्टर में 90, cos 90 क्या होता है 0। सॉल्व करेंगे आंसर पता है क्या आएगा 10। रिवर्स है ना क्वेश्चन, ऊपर वाले पार्ट में हमें क्या गिवन था 10 गिवन था और हमने दो कंपोनेंट निकाले थे 5 एंड 5√3। नीचे वाले केस में क्या गिवन है 5 एंड 5√3 और हमने नेट वेलोसिटी निकाली कितनी 10। तो ये तो समझ में आ रहा है कि उल्टा काम कर रहे हैं, दो कंपोनेंट गिवन है, रिजल्टेंट पूछ सकता है, रिजल्टेंट देके दो कंपोनेंट पूछ सकता है। ठीक, बात एक ही है, क्लियर है। जैसे अ बॉडी इज पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक बच्चा टॉय के साथ खेल रहा है, टॉय ट्रेन है, खींच रहा है चेन के साथ, ट्रेन आगे भी जा रही है और हवा में थोड़ी सी ऊपर भी उठ गई है। तो वही क्वेश्चन है, 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है 30 डिग्री पे, तो क्वेश्चन है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, कौन सी फोर्स उसको आगे लेके जा रही है एक्स एक्सिस, कौन सी फोर्स उसको ऊपर उठा रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो एफ के दो कंपोनेंट हैं, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बोलो सीधा शॉर्टकट 10 cos 30 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 sin 30। तो आंसर आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ वाई आ गया। फिर कहेगा वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिख के दिखाओ, वेक्टर फॉर्म में 5√3 अलोंग एक्स एक्सिस 5 अलोंग वाई एक्सिस। पॉइंट समझ में आ रहा है वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो जो भी कंपोनेंट्स आए उसको मिला देना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है यहां तक। और जैसे आपको पी वेक्टर गिवन है, कोई पी वेक्टर के दो कंपोनेंट गिवन है, एक 4 एक 3 और एक 4, और पी वेक्टर को लिखेंगे कैसे 3 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4 अलोंग वाई एक्सिस। लिखना आ गया यहां तक, पी वेक्टर आ गया। क्वेश्चन है पी का मैग्नीट्यूड निकालो,
मैग्नीट्यूड का मतलब रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा 3 और 4 का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 क्या होता है 0, आंसर क्या आएगा 5। पाइथागोरस लगा दो, राइट एंगल बना पड़ा है, 3 है ये 4 है तो ऑब्वियसली ये 5 है। तो पहला तरीका आप लोग ये डायग्राम, ये गिवन होगा, ये देगा आपसे पी की वैल्यू पूछेगा। पहला तरीका आप डायग्राम बनाएंगे 3 और 4 और फिर या तो रिजल्टेंट लगाएंगे या फिर पाइथागोरस लगाएंगे, कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम डायग्राम। दूसरा तरीका, दोनों में से दोनों तरीके सही है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं, पेन को हाथ नहीं लगाना, आंसर आएगा, डायग्राम में नहीं ड्रॉ करना, शॉर्टकट है। पी वेक्टर लिखो, लिख दिया, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट लो, आंसर आएगा, देख लो करके। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आंसर 5 आ गया। क्या करना है डायग्राम बना के, और रियलिटी ये लोग ऐसे ही करेंगे, कौन बनाएगा P 3 4, कोई नहीं ड्रॉ करेगा, सीधा लिखना सीखो। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने प्रूफ बता दिया, क्योंकि रियलिटी में करोगे तो 3 और 4 में पाइथागोरस ही लगनी है, तो सीधा ही आंसर याद करेंगे, शॉर्टकट करेंगे कि P का मैग्नीट्यूड कल को निकालना हो तो कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट डन। जैसे क्वेश्चन आएगा P वेक्टर, बोलो P का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। P वेक्टर गिवन है, आप 3D में आ गए, कौन बनाएगा डायग्राम 3D का, सीधा ही बोलो, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर निकाल लेना, आंसर अंडर रूट ऑफ 6 आ जाएगा इसमें। जैसे हाँ हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी में भी सेम चलेगा, वो तो आपको समझाने के लिए बताया ऐसा क्यों हो रहा है, करेंगे ऐसे ही फाइनली। वो एक्चुअली इसलिए है कि अगर मैं सीधा शॉर्टकट बता दूंगा सो ही नहीं पाओगे, आप कहोगे यार रात को ये हुआ क्या यार हमारे साथ, ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये अंडर रूट क्यों करे जा रहे हैं। तो एक्चुअल में एक बार बताना जरूरी था, करना नहीं है, करना तो बस ऐसे ही है सीधा, राइट, क्योंकि रेजोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, समझ में आना चाहिए हुआ क्या। क्लियर यहां तक, तो बोलो इसमें देखो कोफिशिएंट आई का कितना 1, जे का जितना भी हो -2 रहेगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो आंसर √5। इसमें आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। पॉइंट समझ में आया, इसको कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो यही यूज करेंगे। जैसे अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, क्वेश्चन गिवन है, कोई फोर्स है, पता नहीं कितनी फोर्स है, 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर का मतलब ये जो कंपोनेंट निकलते हैं ना ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, क्वेश्चन ये है। मुझे सिर्फ ये बताओ, आपने कर लिया, अगर ये f है, ये 60 है, तो बोलो ये कंपोनेंट क्या निकल के आएगा, f cos 60, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है 50, cos 60 कितना है हाफ, f आ गया 100। पर हमने क्या निकालना है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब f sin 60, इस f को 100 यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा fy। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, और ये मैंने साथ में शॉर्टकट जरूर लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं है, अब आपको मैंने बता चुका हूं मैं ये चीज कि अगर आपको ये f गिवन है, ये थीटा गिवन है, इसका ये कंपोनेंट क्या निकल के आएगा f cos थीटा और ये f sin थीटा। लेकिन अगर कल को एंगल ये गिवन हो थीटा, तो f का ये वाला कंपोनेंट क्या निकल के आएगा f cos थीटा और ये f sin थीटा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आएगी आपको। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक सफिशिएंट है, बोलो। कंपोनेंट बनते हैं 90 पे, बनाए किसने, हमने बनाए, आए जेके में, बनेंगे कैसे, बन नहीं सकते। तो डेफिनेशन पढ़ के क्लोज करते हैं। रेजोल्यूशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को स्प्लिट करना है इनटू 2 और मोर वेक्टर, जैसे कुछ आई कैप के अलोंग, कुछ जे के अलोंग और कुछ के अलोंग, कुछ भी कंपोनेंट हो सकते हैं, इन सच अ वे दैट जब मैं उन कंपोनेंट्स को मिलाऊंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से,
कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। जैसे वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, रिवर्स किया, ऐड किया तो आंसर फिर से 10 आ गया। रिवर्स इफेक्ट भी सेम है। द वेक्टर इनटू व्हिच अ गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो पॉइंट समझ में आया, पॉइंट इंपॉर्टेंट है और अगली बार बहुत मजा आएगा क्योंकि अगली बार का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है। और जैसे आज वो शॉर्टकट लगाए ना, ऐसे कई शॉर्टकट सिखाऊंगा तो फटाफट न्यूमेरिकल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे जाते हुए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? संडे का टेस्ट मोशन इन 1D ओनली ऑब्जेक्टिव, मंडे का टेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक ये सारा करके लाना है। रजिस्टर में सारा कुछ नोट भी होना चाहिए, मंडे को चेक करेंगे एक बार। ठीक, बाकी सारा कर लिया ना, लिखा हुआ है सारा कुछ, लिखना है।